स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने चैनल AK अकेडमी में। मैं आदित्य आज लेके आया हूँ फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट अच्छी तरह से देखते हैं तो। और ये वीडियो आप जितना देखें उतना कम है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जिससे आपके कम से कम 2-3 सवाल केवल इस वीडियो से 2 सवाल तो आपके आने निश्चित हैं। इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सलमान रुश्द की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मिडनाइट चिल्ड्रन, या फिर ऑप्शन नंबर बी और एक बात, स्टेनिक अगर आपको वर्सेस, या फिर ऑप्शन नंबर सी मूर्स लास्ट साई, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए सुटेबल बुआ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि सलमान रुश्द की नहीं है यहाँ पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए सुटेबल बुआ। फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य की, या फिर ऑप्शन नंबर बी गबन की, या फिर ऑप्शन नंबर सी पाणिनि की, या फिर ऑप्शन नंबर डी कल्हण की। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि ये अष्टाध्यायी पुस्तक जो है, पत्रिका जो है, पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में जो गबन दिया हुआ है ये प्रेमचंद्र द्वारा लिखी पत्रिका यानी कि पुस्तक है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गोदान, या फिर ऑप्शन नंबर बी गबन, या फिर ऑप्शन नंबर सी कफन, या फिर ऑप्शन नंबर डी गीत गोविंद। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पे गबन, गोदान, कफन ये जो पत्रिका या पुस्तक है ये इनके द्वारा प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं, जबकि गीत गोविंद की रचना इन्होंने प्रेमचंद ने नहीं की। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं से बाएं लिखी जाने वाली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पाली, या फिर ऑप्शन नंबर बी खरोष्ठी, या फिर ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी, या फिर ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि दाएं से बाएं लिखे जाने वाली भाषा यहाँ पे पूछी गई है, तो वो भाषा होती है ऑप्शन नंबर बी खरोष्ठी। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है, जबकि अन्य भाषा को बाएं से दाएं लिखा जाता है। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर के किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए खेल के क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर बी फिल्म के क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर सी साहित्य के क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी सौंदर्य के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर बी साहित्य, या फिर ऑप्शन नंबर सी शांति, या फिर ऑप्शन नंबर डी फिल्म। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया को, या फिर ऑप्शन नंबर बी लाओस को, या फिर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश को, या फिर ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड को। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि सफ़ेद हाथियों का देश कहने जाने से मतलब है कि सफ़ेद हाथियाँ कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे है वो राइट आंसर होगा, थाईलैंड। यहाँ पे सफ़ेद हाथियाँ पाई जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुना लाल बजाज पुरस्कार, ये एक पुरस्कार होता है जो कि आपको बतलाना है किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, या फिर फिल्म के क्षेत्र में, या विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई क्षेत्र में नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि जमुना लाल बजाज पुरस्कार जो है विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, या फिर ऑप्शन नंबर बी वॉलीबॉल, या फिर ऑप्शन नंबर सी हॉकी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि रंगास्वामी कप का संबंध जो है हॉकी खेल से संबंधित है, और यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और यह इसकी शुरुआत जो है 1928 से की गई थी। फ्रेंड्स जब इसकी शुरुआत हुई उस समय इसे प्रोविंशियल प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता था। इस कप के द्वारा ओलंपिक में खेले जाने के लिए प्लेयर का चुनाव किया जाता था। और सबसे पहला कप अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो आप कहेंगे यूनाइटेड प्रोविंसेस को हॉकी के क्षेत्र में पहला पुरस्कार दिया गया या पहला कप दिया गया। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था?
फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है और यहाँ पूछा गया है कि इसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी चाणक्य ने, या ऑप्शन नंबर सी अरस्तु ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद ने। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना जब भी पूछा जाए तो आप कहेंगे चाणक्य ने की थी। और यहाँ पे जो अरस्तु दे रखा है, अरस्तु ये प्लेटो के शिष्य थे और ये ही सिकंदर के गुरु भी थे और इन्होंने काफ़ी सारे पुस्तकों की रचना की, जैसे कि भौतिकी की रचना इन्होंने ही और अरस्तु के द्वारा, और इन्हें एरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद। और फ्रेंड्स यहाँ से 3 से 4 और सवाल आपको सीखने को मिलेंगे और वो सवाल हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीति शास्त्र के पिता या जनक किसे कहा जाता है। तो इस जगह भी आप कहेंगे अरस्तु को ही कहा जाता है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो यह भी अरस्तु को ही कहा जाता है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि संगीतकार या तर्कशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो यह भी आप कहेंगे कि अरस्तु को ही। तो फ्रेंड्स इतने सारे सवाल के जवाब आपको केवल एक अरस्तु से यानी एरिस्टोटल से मिल सकते हैं। फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ना देखकर जो ही क्वेश्चन देखें उससे ये समझें कि किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो इस वजह से मैं सारे डिटेल चाहता हूं कि बतला दूं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास, या फिर अभिज्ञान शकुंतलम, या ऑप्शन नंबर सी सूरदास, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाणभट्ट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं और कालिदास के द्वारा ही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो इसका आंसर होगा, लेकिन आप साथ में एक और बात याद रखेंगे कि कालिदास के द्वारा ही लिखी गई एक रचना है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है यानी रचना है जिसका अनुवाद प्रायः सभी विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि कालिदास की ऐसी कौन सी रचना है जो विश्वविख्यात है, तो आप कहेंगे अभिज्ञान शकुंतलम। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा मुख्यमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और फ्रेंड्स अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए उम्र सीमा क्या है, तो आप कहेंगे 35 वर्ष। फ्रेंड्स जिस तरह से राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है, उसी तरह से भी राज्यपाल नियुक्त होने के लिए भी उम्र सीमा 35 वर्ष ही है, और उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए भी उम्र सीमा 35 वर्ष ही है। कहने का मतलब ये कि जो भी व्यक्ति संवैधानिक प्रमुख है, जैसे कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, उपराष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, राज्यपाल ये भी संवैधानिक प्रमुख है। कहने का मतलब ये कि फाइनल डिसीज़न भले ही ये लेते हैं, लेकिन जिस तरह से राज्य में मुख्यमंत्री का काम होता है निर्णय लेने का, हाँ कि ये काम करना चाहिए ये नहीं, उसी तरह से प्रधानमंत्री का काम होता है केंद्र में फैसले लेने का और अंतिम रूप से उस फैसले पे हामी भरने का काम राष्ट्रपति का होता है। और अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो उस वक्त उपराष्ट्रपति उसके अनुपस्थिति में काम करता है। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, जो भत्ते मिलते हैं, वो सारे भत्ते और वेतन इस समय उपराष्ट्रपति को मिल रहे होते हैं। इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन याद रखने हैं वो ये है कि राष्ट्रपति की उम्र सीमा अगर पूछे तो कहेंगे चुनाव नियुक्त होने की उम्र सीमा तो 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की नियुक्त होने की उम्र सीमा अगर आपसे पूछे तो वो भी कहेंगे 35 वर्ष, और राज्यपाल की नियुक्त होने की उम्र सीमा आपसे पूछे तो वो भी 35 वर्ष ही होगी, क्योंकि ये तीनों संवैधानिक प्रमुख हैं, यानी कि अंतिम रूप से निर्णय लेने का काम, फैसलों पे निर्णय लेने का काम इन्हीं तीनों का होता है। और फ्रेंड्स यहाँ से कुछ और बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र सीमा आपसे अगर पूछे तो कहेंगे कि 25 वर्ष निर्धारित की गई है, और लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव होने के लिए या नियुक्त होने के लिए चुनाव होने के लिए उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई है, तो वो भी आप कहेंगे 25 वर्ष। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए
डी या फिर ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर सी के या फिर ऑप्शन नंबर डी ए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बच्चों में रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ये बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और इसी विटामिन डी की कमी के कारण बड़ों में जो रोग होता है उसे ऑस्टियोमलेशिया रोग कहते हैं, जो कि हड्डियों में होता है बच्चों में और बुजुर्ग में भी। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है विटामिन बी, तो इस विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है विटामिन के, इस विटामिन के की कमी के कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके शरीर में कहीं कट गया या फिर किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस वक्त जो ब्लड का क्लॉट होता है, यानी कि ब्लड जो हमारा जमता है, वो विटामिन के की कमी के कारण, अगर हमारे शरीर में विटामिन के की का अभाव होगा तो हमारा ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं करेगा, नहीं जमेगा और ब्लड बराबर बहते ही रहेगा। तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो सकती है और इसी रक्त की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो सकता है। फ्रेंड्स रक्त की कमी के कारण हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और एक बात और बतला दूं कि ये जो एनीमिया नामक रोग होता है वो ज़्यादातर महिलाओं में होता है और इससे होता है कि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और इस आयरन की कमी के कारण रक्त बनना बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।